हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल मेंस के लिए सेट नंबर 5। उम्मीद है फ्रेंड्स इससे पहले कि आपने बाकी के सभी 4 सेट को अच्छे तरीके से देख लिया होगा। और यहाँ पे आपको 50 एमसीक्यू दिए जाते हैं, बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो एंड तक वीडियो के साथ बने रहिए और सभी क्वेश्चन को अच्छे से लगाइए, क्योंकि अब आपका एग्जाम डेट आ चुका है 23 जुलाई। तो अब आपको अच्छे तरीके से अपना प्रिपरेशन करना है, यानी बचे हुए 20 दिन के अंदर आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको अपने स्टडी पे फोकस करना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बचे हुए समय में अगर आप अच्छी तरीके से अपना रिवीजन करना चाहते हैं तो बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल मेंस के लिए जो हमारे एप्लीकेशन पे बैच है उसका प्राइस कम कर दिया गया है, और सिर्फ ये ऑफ़र प्राइस आपको मिल रहा है 199 रुपये में, जो कि आपको हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल है सब कुछ नोट्स वगैरह आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। तो जिनको भी इस कोर्स को ज्वाइन करना है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, लॉगिन करिए, स्टोर सेक्शन में जा करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जस्ट 199 के साथ। तो बिल्कुल भी देर नहीं करना है, जल्दी से जा करके ज्वाइन कर लीजिए और बचे हुए समय में अच्छी तरीके से रिवीजन करिए सभी नोट्स और PDF के साथ। देखिए, सबसे पहला प्रश्न कि 2 अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा किस मुगल बादशाह ने प्रारंभ किया था। 2 अस्पा सी अस्पा प्रथा किस मुगल बादशाह ने प्रारंभ किया था। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को लास्ट टाइम में अब स्टडी करना है तो उनको करना की है कि अब जैसे ही जो क्वेश्चन आपको दिखेगा उस टॉपिक्स से आप अपना स्टडी करिए। जैसे कि यहाँ पे मुगल बादशाह दिख रहा है, यानी मुगल साम्राज्य को आप एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। ये टॉपिक आपका एक दिन का हो जाएगा इस तरह से, यानी इस वीडियो से आपको 4 से 5 टॉपिक निकाल लेना है। अगर आपने मतलब कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अगर आप 4-5 कर लेते हैं तो अच्छी बात है, इससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि बचा हुआ समय बहुत कम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है। सिर्फ रिविज़न ही करना है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करिए। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। ठीक है, 2 अस्पा सी अस्पा प्रथा को किस मुगल बादशाह ने प्रारंभ किया था? जहांगीर ने। इसके बाद नेक्स्ट होने की, मनुष्य की आंखें निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो मनुष्य का जो आँख होता है वो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे, प्रकाश के अपवर्तन। बगलिहार बांध, जिसे जम्मू कश्मीर राज्य में बगलिहार हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर योजना के नाम से भी जाना जाता है, किस नदी पर बनाया गया? बगलिहार बांध सभी को पता है चिनाब नदी पर बना हुआ है, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर, ऑप्शन बी। सबसे बड़ी जो मानव निर्मित झील है कौन सी है? तो नदी, झील, इन सभी टॉपिक को पढ़िए। मानव निर्मित झील निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद सागर, यहाँ पे बल्लभ पंत जो है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, गोविंद सागर। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है? तो ये मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और भारत इसका संस्थापक सदस्य है। वर्तमान में 193 सदस्यों को मान्यता दिया गया। साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि इसमें जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य होते हैं। और वो 5 सदस्य कौन कौन से? तो ABCFR आप याद रख सकते हैं, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रूस, ये 5 सदस्य स्थायी माने जाते हैं। अगला प्रश्न, लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये पड़ता है ग्वालियर में, ऑप्शन बी, ग्वालियर में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी धान की खेती के लिए जो कि आदर्श मानी जाती है, पूर्णतः आदर्श मानी जाती है धान की खेती के लिए? तो धान की खेती के लिए बाढ़ की मिट्टी, यानी बाढ़ के द्वारा जो लाई गई मिट्टी होती है, जिसको हम लोग सामान्यतः जलोढ़ मिट्टी या फिर कछारी मिट्टी कह सकते हैं। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बाढ़ की मिट्टी। बादामी चालुक्यों ने बादामी में स्थानांतरित होने से पहले बताइए कि कहाँ पर अपनी राजधानी बनाई थी? बादामी चालुक्यों ने बादामी में स्थानांतरित होने से पहले कहाँ अपनी राजधानी बनाई थी? अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए। और आज की इस वीडियो का लाइक्स का टारगेट हम रखते हैं 290 लाइक्स का। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हो यार, 290 आप लाइक करिए, 290 लाइक्स हमें चाहिए। सही आंसर एहोल, एहोल यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए। संविधान सभा की पहली बैठक बताइए कि कहाँ आयोजित की गई थी? संविधान सभा की पहली बैठक जो है कहाँ आयोजित की गई थी? संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजन किया गया, ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे इसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी लिखा गया, हम पढ़ लेते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में की गई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और इसके बाद में दूसरा अधिवेशन 11 दिसंबर 1946 को संपन्न हुआ, जिसमें स्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगला प्रश्न ये है कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करते हैं? हमारे संविधान में रीट के जो प्रकार है वो 5 प्रकार के रीट का उल्लेख है, और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों अलग अपना अपना रीट जारी करता है। दोनों अलग अलग आर्टिकल होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल जो होता है 32 के तहत, जबकि
उच्च न्यायालय वो 226 के तहत। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से मेंशन भी किया गया, सर्वोच्च न्यायालय की रीट जारी सिर्फ 32 हो गया, और उच्च न्यायालय का रीट जो है वो 226 के तहत जारी होता है। क्लियर है। कला भवन 1919 में स्थापित, जो कि दृश्य कला में शिक्षा और अनुसंधान का एक प्रसिद्ध संस्थान है, ये कहाँ पर मौजूद है? ये कहाँ पर मौजूद है? कला भवन 1919 में स्थापित हुआ था, तो पश्चिम बंगाल यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता का अद्वैत सिद्धांत दिया था? संप्रभुता का अद्वैत सिद्धांत किसने दिया था? यह सिद्धांत दिया गया था जो कि ऑस्टिन के द्वारा। यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, ऑस्टिन के द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट दिया गया, दोनों को पढ़ेंगे, बताना कि कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। क्या ये सही है? प्रथम महिला अध्यक्ष, ये गलत है, क्योंकि अगर कहता कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो फिर सही होता। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बद्रुद्दीन तैयबजी थे, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो केवल और केवल 2 को टिक करेंगे, ऑप्शन हम यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा। चलिए इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है, देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में एनी बेसेंट को कोलकाता अधिवेशन 1917 में चुना गया था, जबकि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में सरोजिनी नायडू जी को कानपुर अधिवेशन 1925 के लिए चुना गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बद्रुद्दीन तैयबजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे, यानी कि जो प्रथम पारसी अध्यक्ष कह सकते थे, वो हमारे दादा भाई नौरोजी, जबकि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल यहाँ पे होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रथम अध्यक्ष अगर भारतीय अध्यक्ष कहा जा रहा, तो ये भी बिल्कुल सही है कि प्रथम भारतीय अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, और इस तरह से नहीं, यहाँ पे प्रथम भारतीय तो ठीक है, लेकिन बोमेश चंद्र बनर्जी होना चाहिए था, क्योंकि प्रथम भारतीय थे, वो 1885 के अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने किया था बम्बई में। लेकिन इसके अगले वर्ष दादा भाई नौरोजी ने किया था, जो कि प्रथम पारसी अध्यक्ष हम कहेंगे, तो ये बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है लाइन में, तो इसके सुधार की जरूरत है। अगला है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया? तो कल मैंने आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें राष्ट्रपति से जुड़े जितने भी आर्टिकल थे वो सब कुछ कवर करा गया था। तो हमने क्या देखा था कि अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच किसी भी तरह से अगर निर्वाचन में विवाद आता है तो उसका निपटारा आर्टिकल 71 में कहा गया। 71 ऑप्शन सी हो। लोकसभा में संघीय क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? लोकसभा में संघीय क्षेत्र जो यूनियन टेरिटरीज है, इसमें सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितने हो सकते हैं? तो 20, यहाँ पे 20 होगा, ऑप्शन बी 20। 16 नंबर क्वेश्चन है, कथन दिया गया। कथन ए में है कि अनुच्छेद 110 में बताया गया है कि धन विधेयक का गठन कैसे होता है, यानी धन विधेयक का संबंध 110 अनुच्छेद से, ये बिल्कुल सही है। धन विधेयक केवल राज्यसभा में पेश किया था, ये गलत है। धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, तो यहाँ पे ये पॉइंट हमारा गलत हो गया। यानी कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। कथन सही है, ए सही है, लेकिन आर गलत है, इसलिए यहाँ पे सी को टिक करेंगे, सी सही होगा। अगला प्रश्न कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, प्राणियों का संरक्षण और नापतौल को किस सूची में स्थानांतरित किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा वन, शिक्षा, प्राणियों का संरक्षण और नापतौल को किस सूची में जो कि स्थानांतरित किया गया? तो पहले ये राज्य सूची के विषय थे, लेकिन बाद में इनको समवर्ती सूची में डाला गया, तो सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला है कि निम्नलिखित नदियों पर विचार करिए। बराक, लोहित और सुबनसिरी, उपरोक्त में से कौन सी जो कि अरुणाचल प्रदेश से होकर के बहती है? ध्यान दीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश से होकर के बहती है यहाँ पे लोहित और सुबनसिरी, तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे। लोहित और सुबनसिरी यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन बी। बराक ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पे नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश का इसका कोई संबंध नहीं होता है। प्रवाल भित्तियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसको मरीन पार्क घोषित किया है? किसको मरीन पार्क घोषित किया है? तो कच्छ की खाड़ी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन ए कच्छ की खाड़ी। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा जो है वो किस मानसून से होती है? भारत में जो अधिकतम वर्षा होती है, लगभग 75% जो वर्षा होती है इसी मानसून के कारण, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, सबसे पहले मानसून केरल में पहुँचता है, ये याद रखना। अगला है कि भारत के किस राज्य में फुल्लर झील स्थित है? फुल्लर झील जो है वो किस राज्य में स्थित है? भारत के किस राज्य में फुल्लर झील देखने को मिलेगा? तो ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में फुल्लर झील देखने को मिलेगा, डी को टिक करेंगे। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे ये बताइए। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो हम यहाँ पे टिक करेंगे ऑप्शन बी, जस्टिस लोकेश्वर सिंह, जो कि पहले इसके अध्यक्ष थे। वर्तमान में तो अरुण कुमार गोयल है।
और एनजीटी के बारे में यहाँ पे सब कुछ लिखा गया। इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अन्य क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में स्थित है। इसका प्रथम अध्यक्ष लोकेश्वर सिंह थे, वर्तमान में आदर्श कुमार गोयल है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि एमॉक्सिलिन। एमॉक्सिलिन निम्न में किसका जो कि अर्ध कृत्रिम संसाधन है? अर्ध कृत्रिम संसाधन है। तो एमॉक्सिलिन जो होता है वो पेनिसिलिन का अर्ध कृत्रिम संसाधन के रूप में जानते हैं। ऑप्शन ए होगा। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद किसको माना जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, एसआई में भी पूछा गया था एक बार। तो ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद किसको माना जाता है? तो पायरुविक एसिड को। पायरुविक एसिड को, ऑप्शन सी। किस राज्य में दीक्षित जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया था? दीक्षित जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा अरुणाचल प्रदेश। कामेंग जो नदी है इस पर ये है, अरुणाचल प्रदेश में दीक्षित। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष हम कब मनाते हैं? 21 सितंबर को। ठीक है, 21 सितंबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस बौद्ध ग्रंथ को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सुत्त पिटक। अच्छा, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका सही आंसर बताएंगे कि नहीं बताएंगे। सुत्त पिटक की रचना किसने की थी और सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म की क्या इसमें वर्णन मिलता है, आप इसके बारे में बताएंगे नीचे कमेंट करके। अगला है कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो चालकोलिथिक युग के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? कई बार हम इसके बारे में बात किए। चालकोलिथिक युग ताम्रपाषाण युग को ही कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग के नाम से भी जानते हैं। समुद्री बंदरगाहों और उनके संबंधित राज्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो कौन सा बंदरगाह कौन सही तरीके से मेल खाता है, हमें ये बताना है, सही ढंग से मेल खाता है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसको नावासोवा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता था, तो महाराष्ट्र ये सही है। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में पड़ता है। और कांडला पोर्ट ये बिल्कुल सही है, गुजरात के अंतर्गत। तो फर्स्ट और थर्ड सही है, तो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे ऑप्शन बी पे जाएंगे। फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला है कि अपक्षय का विचार संबंधित है। अपक्षय जो होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में वेदरिंग कहते हैं, ठीक है, वेदरिंग कहा जाता है। तो अपक्षय का विचार संबंधित है किससे? तो ये एक प्रकार की प्राकृतिक क्रिया होती है जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करता है। समय के साथ ये जो कि चट्टानें टूटती हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करता है, उसको वेदरिंग कहा जाता है। ऑप्शन सी। पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है? तो ये और टॉपिक आपको मिल जाता है, पंचवर्षीय योजना को भी पढ़ लीजिएगा। तो देखिए अवधि सत्य नहीं है। तो प्रथम तो ये बिल्कुल सही है, द्वितीय 56 से 61 सही है, तीसरा 61 से 66 ये भी सही है। लेकिन 66 के बाद 3 वार्षिक योजनाएं चली थी जिसको हम लोग योजना अवकाश के नाम से भी जानते हैं। तो चौथा जो था 69 से 74 चला था, 69 से 74, तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाता है, इसलिए यहाँ पे डी को टिक करेंगे। अगला देखिए, समानता का अधिकार संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें वर्णित है या इसके अंतर्गत आता है? समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक हमें देखने को मिलता है। 14 से 18 तक, तो 14, 15, 16 ये तीनों आ जाएगा। तो 2, 3, 4 ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, 2, 3, 4। अगला है कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? किसने किया था? तो ये था गुप्त वंश के शासक बलबन। गुप्त वंश के शासक बलबन। तो देखिए गुप्त वंश के जितने भी शासक आपको देखने को मिलते हैं, साथ साथ खिलजी वंश के, खास करके मैं आपको बता दूं खिलजी वंश में जो अलाउद्दीन खिलजी है, मोहम्मद बिन तुगलक वंश का जो मोहम्मद बिन तुगलक है और फिरोज शाह तुगलक है, ये जो सब शासक हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहते हैं। तो कुल मिलाकर के सिंपल सा बात ये है कि एक बार आप सल्तनत काल को पढ़ लीजिएगा, सल्तनत काल इंपॉर्टेंट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो एनीमोमीटर वायु की चाल, आमीटर विद्युत धारा मापता है, टैक्योमीटर ये जो कि गलत है, दबांतर नहीं मापता है, पायरोमीटर उच्च तापमान मापता है। तो यहाँ पे सी करेक्ट होगा। और जो टैक्योमीटर यहाँ पे इसके बारे में मेंशन है कि टैक्योमीटर सर्वेक्षण के समय दूरी, उन्नयन आदि मापन वाला एक यंत्र होता है। तो टैक्योमीटर का संबंध दबांतर से बिल्कुल भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? जैसे पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 हुआ करता था, लेकिन 1978 में इसको हटा दिया गया था। किसको? तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया मौलिक अधिकार के सूची से। यूएसए के संविधान से इसको ग्रहण किया गया, ये भी याद रखिए। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा के लिए हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? एंट अमीबा के लिए हिस्टोलिटिका कहाँ पर पाया जाता है? तो ये हमें देखने को मिलेगा
आंत के अंदर, आंत के अंदर, ऑप्शन ए आंत के अंदर। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? ये प्रश्न पहले बहुत पूछा जाता था। तो यहाँ पे सही होगा राष्ट्रीय आय के साथ, राष्ट्रीय आय, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आय के साथ। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका? स्टेनलेस स्टील जो है वो निम्नलिखित में से बताइए कि किसका मिश्र धातु माना जाता है? स्टेनलेस स्टील को हम लोग लोहा और क्रोमियम का मिश्र धातु, लोहे और क्रोमियम का मिश्र धातु को स्टेनलेस स्टील के अंतर्गत रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण बताइए कि कौन सा है? राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण निम्नलिखित में से कौन सा है? खारवेल तथा हाथी गुम्फा अभिलेख। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, इंपॉर्टेंट है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल बताइए कौन सा है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल, अब एक प्रश्न यानी एक टॉपिक आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जितनी भी नदियां हैं, जितनी भी प्रमुख नदियां हैं, उनका उद्गम स्थल आपको याद रखना है, साथ साथ उनकी सहायक नदियों को भी याद रखना है। वैसे मैं आपको एक बार रिविजन उसका कराऊंगा। तो देखिए कावेरी नदी का उद्गम जो होता है वो ब्रह्मगिरी, कर्नाटक में कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उद्घाटन कर रहा हूँ, उद्गम होता है, ठीक है, ऑप्शन सी होगा, उद्गम होता है। और कावेरी नदी की जो प्रमुख सहायक नदियाँ वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हेमावती आप याद रखना है, अमरावती, सिमसा, भवानी, ये तीन तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी एक तरह से याद रखिएगा कि जो कावेरी नदी है इसकी सहायक नदियाँ हमेशा लड़कियों के नाम की तरह देखने को मिलता है। हरंगी, हेमावती, नोइल, अमरावती, सिमसा, लक्षण तीर्थ, मतलब कि लड़कियों के नाम की तरह आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? यानी चीन और चाय के व्यापार को, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ दिया था। तो वो था आपका 1813 का चार्टर अधिनियम। अगर कहा जाए कि पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था, वो 1833 का चार्टर अधिनियम बन जाएगा, ठीक है। और 1813 के चार्टर अधिनियम के साथ ही भारत में प्रत्येक वर्ष यानी 1 लाख रुपए शिक्षा के रूप में खर्च करने का भी ये भी बात कही गई थी। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? संथाल विद्रोह 1855-56 में चला था, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिए। और इसमें इन्होंने मेजर बारो को हराया था, मेजर बारो को हराया था, ऑप्शन जो कि सी होगा। मेटूर बांध अवस्थित है कहाँ पर? मेटूर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है, कहाँ पर? तो तमिलनाडु के अंतर्गत। मेटूर बांध कावेरी नदी पर, तमिलनाडु में। भारत में लाल क्रांति के जनक किसको माना जाता है? तो अभी मैंने कृषि और पशुपालन से आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कराया, 2 पार्ट में, और भी इसके पार्ट आएंगे। तो पार्ट 1 के अंतर्गत मैंने आपको जितने भी हमारी क्रांतियाँ हैं, लाल क्रांति, भूरी क्रांति, सफ़ेद क्रांति, ये सब कुछ मैंने आपको बताया था और उसके जनक के बारे में बताया था। तो उसमें से एक है लाल क्रांति के जो जनक है, क्या बताए थे? लाल विशाल, लाल विशाल। यहाँ पे मैच हो जा रहा थोड़ा सा, तो विशाल तिवारी ये बिल्कुल सही आंसर बनेगा, ठीक है। लाल क्रांति मांस उत्पादन, टमाटर से संबंध ये रोकी हो जाता है, इसको याद रखिए। जो परागण बंद पुष्पों में होता है उसको क्या कहते हैं? जो परागण बंद पुष्पों में होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो कैलिस्टोगैमी के नाम से जानता है, कैलिस्टोगैमी। यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, कैलिस्टोगैमी। अगला है कि बीज विकसित होता है, बीज विकसित होता है किससे? बीज विकसित होता है बीजांड से, बीज विकसित होता है बीजांड से, ऑप्शन बी। हाल ही में ओलंपिक रजत पदक विजेता निजेल ओमस पर डोपिंग के 3 साल का प्रतिबंध लगा है, वह किस खेल से संबंधित है? यानी निजेल ओमोस जो है, इनका संबंध किस खेल से है? तो ये एथलीट है, एक प्रकार के एथलेटिक्स है, और ये जो कि बोत्सवाना से संबंध रखते हैं, ध्यान रखिएगा, बोत्सवाना से संबंध रखते हैं। असम द्वारा सृजित विश्व का सबसे बड़े जो शब्दकोश है, डिक्शनरी है, उसका नाम क्या है? असम के द्वारा सृजित किया गया सबसे बड़ा जो डिक्शनरी है, इसका नाम है हेमकोश, ठीक है, हेमकोश यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन बी, हेमकोश। बंगाल की खाड़ी में उठने वाला चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोचा, साइक्लोन मोचा को किस देश के द्वारा नाम दिया गया? साइक्लोन मोचा का नामकरण जो किया गया यमन के द्वारा किया गया। यमन की राजधानी क्या होता है, जल्दी से बताइए, यमन की राजधानी क्या होता है? हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? तो पहले थे डेविड मालपास, और डेविड मालपास के बाद अब जो बने हैं अजय बंगा, अजय बंगा यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हम कोशिश करेंगे कि अब आपका 23 जुलाई तक डेली बेसिस पे एक मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराया जाए, ताकि आप रेगुलर प्रैक्टिस कर सकें। और जो भी टॉपिक आपको मिलता रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा कि इस टॉपिक को आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस के साथ साथ टॉपिक का रिविजन्स भी करना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अपने तरीके से भी इसमें से टॉपिक निकाल लेना कि जो जो टॉपिक आपको लगे, और हमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लगेगा वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। तो करीब आपको कोशिश यही करना है कि डेली बेसिस पे आपको 5 से 7 टॉपिक कवर करते चलना है, कुल मिला करके इस तरह से आपका प्रिपरेशन होगा। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।